हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो एक सफल कैंडिडेट जो एक जॉब पा लेता है, एक जॉब पाने वाला कैंडिडेट जो एक सफल होता है। अब एक फेल जो होता है उनमें बस एक माइनर चीज़ का फ़र्क होता है। जो जॉब पाता है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम होते हैं, जिस आयोग का एग्ज़ाम देने जा रहा है, जिस बोर्ड का आयोग एग्ज़ाम देने जा रहा है, उस बोर्ड का पेपर के पूरा एनालाइज करता है। और पेपर को पूरा एनालाइज करने के बाद इसे एक पता हो जाता है, जो जॉब पाते हैं उनको पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। आपको उसी चीज़ को पढ़ना है जिससे आउटकम मिले, जिससे कुछ निकल कर आए। उस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है जिससे कुछ निकल कर, आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी किसी से एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना, नंबर सिस्टम के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, मैथ के ऊपर आपको पीएचडी नहीं करना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट देना है। तो जब रिजल्ट देना है तो आपको नॉर्मल से आपको ध्यान रखना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर से ये समझ आपके अंदर आ जाएंगे कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और फेल जो करने ये बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत में कमी नहीं है। पास और फेल में बहुत मेहनत करते हैं। ये भी जितना मेहनत करते हैं, बस ये स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। अब ये सिर्फ मेहनत करते हैं, मेहनत उनका ही अच्छा निकलता है जो मेहनत स्मार्ट तरीके से करते हैं। पेपर को एनालाइज करते हैं, पेपर से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के प्रश्न को पढ़ना, उसी तरह के प्रश्न को किस प्रश्न को छोड़ना है, किस तरह के प्रश्न को पढ़ना है, ये चीज़ क्लियर हो जाते हैं पेपर को एनालाइज करने के बाद। तो यहाँ पर आप सभी के लिए आरआरबी जे एग्ज़ाम का एनालाइज पेपर के हम लोग देखेंगे, जहाँ किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी एलपी सेकेंड स्टेज एग्जाम के ऊपर भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। ये तीनों एग्जाम को कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक ऊपर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर कितनी मेहनत आपको करनी है और किस तरह से मेहनत करना है, कितना प्रश्न पूछ रहा है, उसे स्कोर कितना होगा, ये चीज़ आप समझ पाएंगे। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप जब भी रणनीति बनाए तो किसी को सुने ना। अब मैं बता रहा हूँ तो रणनीति है, तो ये बात को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर, अपने अकॉर्डिंग इसे बनाइए। कुछ चीज़ों को आप लीजिए और बाकी अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए रणनीति, क्योंकि आपके वीक पॉइंट, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग है। मेरा वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग है, किसी और का वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होता है। किसी को रात में पढ़ना पसंद है तो किसी को मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठकर पढ़ना पसंद है, किसी को पूरे दिन पढ़ना पसंद है, किसी को पूरी रात पढ़ सकते हैं पर पूरी दिन नहीं पढ़ सकते। तो सभी लोग का अलग अलग अपना अपना पसंद है, अपना अपना स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, अपना रुचि है। किसी का परसेंटेज ठीक है, किसी का मेंसुरेशन ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग रणनीति तैयार कीजिए। आप यहाँ पर जो टॉपिक है, किसके ऊपर कितना मेहनत करना, आपका जिसमें बेहतर है उस पर थोड़ा कम मेहनत करनी है, जिसमें आप वीक है उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके ऊपर स्कोर कर सके। इस तरह लेवल में आपको लेवल में ले जाना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा कि आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा कि जिस पेपर का आप देने जा रहे हैं उस लेवल तक आप पहुँच सके। जो जिस पेपर का आप देने जा रहे हैं वो लेवल आपको नीचे नहीं करने जा रहा। वो यदि लेवल नीचे कर रहा तो कट ऑफ वहाँ पर हाई जाएगा, उस लेवल सभी के लिए नीचे हो जाएंगे। तो आपको लेवल को बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत और भी स्मार्ट तरीके से करने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पेपर के पैटर्न की ऊपर बात करें तो पेपर के पैटर्न में मैथ, आप सभी लोग जानते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ से सभी से 30-30 प्रश्न है, जबकि जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न है। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 90 मिनट समय दिया जाएगा। समय की कमी है यहाँ पर। यदि आप यहाँ पर सही से रणनीति नहीं तैयार करते हैं तो यहाँ पर आप मार खा जाते हैं, क्योंकि आपका यदि हाल के एग्जाम में देखें, मैथ भी टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ आप कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कुछ फार्मूला बेस्ड है। तो हर तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि रीजनिंग के ऊपर बात करें तो रीजनिंग के भी कुछ सेगमेंट आपको, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर भी समय ले रहे हैं। चाहे आप स्टेटमेंट में ले ले तो यहाँ पर भी लोग समय अच्छे खासे दे रहे हैं सोचने में कि क्या हो सकता है स्टेटमेंट जैसे प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपको समय जनरल अवेयरनेस बचा कर देगा। जनरल अवेयरनेस के ऊपर आप कोशिश करें कि 4 से 5 मिनट के अंदर, 4 से 5 मिनट के अंदर पढ़ते जाए, सॉल्व करते जाए, जो नहीं आता उसे छोड़ते जाए। यदि उसके ऊपर आप सोचने में ये बर्बाद कीजिएगा, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं, लास्ट में आपके पास समय जब बचता है उसके बाद आप इन प्रश्न को देख सकते हैं। जबकि आपके पास समय नहीं बचता, जो आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है मैथ और रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस के चक्कर में आप मैथ और रीजनिंग को छोड़ दें, जो बहुत गलत होगा।
जो आपका स्कोर देगा, जो आपका रिजल्ट तैयार करेगा, मैथ और रीजनिंग है। जनरल अवेयरनेस सबका उतना ही है, जब आप जितना याद है उतना ही आपके दोस्त का याद है, आपके बगल वाले की भी याद है, कुछ अलग नहीं है जनरल अवेयरनेस में। पर जबकि मैथ और रीजनिंग में सबका एक लेवल जैसा ना हो, तो एक जैसे लोग नहीं बना पाते हैं। सब किसी का स्पीड बेहतर है, किसी का एक्यूरेसी बेहतर है, किसी हर लोग का अलग अलग है। आगे बात करते हैं हम लोग पेपर के ऊपर। सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आपको एनालाइज करने के लिए ज़्यादा समय आप सभी का नहीं बर्बाद करूँगा। मुश्किल से 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर सभी पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SICI, आप देख लीजिए एक बार SICI से कितने प्रश्न, यदि हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। ये RRB JEE एग्जाम में पूछे गए, तो 4 से लेकर 5 के बीच में कभी 4 हो रहे थे, कभी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, किसी में 2 पूछे जा रहे थे। पर नॉर्मल एवरेज माने तो 4 प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो 4 प्रश्न SICI से और साथ में 3 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी अप्रॉक्स 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 7 से लेकर 8, कभी 6 से लेकर 8 के बीच में प्रश्न यहाँ पर SICI एंड प्रॉफिट लॉस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपको सोचना है कि SI और CI के ऊपर आपका लेवल कैसा है, आप यहाँ पर कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, आपको किस तरह से यहाँ पर इसके लिए रणनीति बनानी चाहिए, आप ये चीज़ सोच लीजिएगा। उसके बाद बात करें मेंसुरेशन के ले लें, उसके बाद रेशियो के ले लें, ट्रिगोमेट्री के ले लें, और ये 3 चीज देखें तो यहाँ से भी 3 प्रश्न थे, 2 प्रश्न ट्रिगोमेट्री से 3 प्रश्न थे RRB JEE एग्जाम में। यदि बात करें RRB ALPCB2 एग्जाम में, तो यहाँ पर रेशियो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, तो यहाँ पर भी देखें तो अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि 3 से 4 के आसपास प्रश्न थे, 1 के आसपास प्रश्न पूछे गए रेशियो से, जबकि मेंसुरेशन से देखें 4 से 5 प्रश्न पूछे गए, जो TCS ने ऑर्गेनाइज किया था। RRB NTPC की भी एग्जाम TCS ही ऑर्गेनाइज करने जा रही है। तो यहाँ पर इससे अनुमान लगा सकते हो मेंसुरेशन के ऊपर अच्छा खासा आपको समय देना होगा। यदि आप यहाँ पर वीक है, आपका फार्मूला क्लियर नहीं है मेंसुरेशन के ऊपर, तो आप समय दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ टॉपिक वाइज कीजिए। एक चीज़ और कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक वाइज कीजिए, इससे आपको टॉपिक वाइज करने से आपको मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ। ऐसा आपका फील होगा जब टॉपिक वाइज आप कवर करते हैं, मेंटली प्रेशर नहीं बनेगा आपके ऊपर, आप आसानी से उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए सिर्फ टॉपिक वाइज कवर करते जाइए, टॉपिक के अलावा कुछ मत कीजिए। एक बांट दीजिए अपने हिसाब से, डेली का रूटीन तैयार कीजिए, मुझे ये टॉपिक आज कवर करना है, जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक कवर करना है, जनरल साइंस में ये टॉपिक कवर करना है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने रूटीन को, तो बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। यदि RPF एग्जाम में देखें तो SI प्रॉफिट लेने से 7 से 8 प्रश्न थे, जो RRB JEE एग्जाम में भी 7 से 8 के आसपास प्रश्न पूछे गए। तो एक चीज तो कॉमन है तीनों एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस SI एंड CI से यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बन रहे हैं। यहाँ से यदि आपके पास 7 से 8 प्रश्न आ गया तो एक तरह से बोनस अंक है। यहाँ पर आप आसानी से अंक आप अर्जित कर सकते हैं, आसानी से अंक का स्कोर कर सकते हैं अपना। तो प्रॉफिट एंड लॉस CI SI के ऊपर हल्का सा भी आप वीक है, थोड़ा सा और बेहतर कीजिए। यहाँ पर अपना स्पीड को बेहतर इंप्रूव कीजिए। आप यहाँ पर अपना एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि आप जो भी प्रश्न बनाए थोड़ा सही बनाए, आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बेहतर हो। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करें टाइम एंड वर्क ले लेते हैं, एवरेज एंड परसेंटेज ले लेते हैं, और समय स्पीड एंड डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न और यहाँ से 2 प्रश्न, यानी लगभग अप्रॉक्स बात करें तो 9 से लेकर 10-11 के आसपास प्रश्न यहाँ से पूछ रहे हैं। टाइम एंड वर्क हो या स्पीड एंड डिस्टेंस हो या एवरेज हो या परसेंटेज हो, तो यहाँ से इतने के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 10 के आसपास। यदि ALP में हम बात करें, ALP में देखें तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी टाइम एंड वर्क, तो यहाँ पर भी 10 से 11 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको उतना ही मेहनत करना है जितना आप SICI प्रॉफिट एंड लॉस पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होते। यदि बात करें एवरेज एंड परसेंटेज के ऊपर, तो परसेंटेज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। यदि आपका परसेंटेज क्लियर है तो मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट जो आपको करना चाहिए, परसेंटेज को क्लियर करना चाहिए। यदि आप अभी तक परसेंटेज के ऊपर डाउट होते हैं, अभी तक आप यहाँ पर वीक है,
तो आप स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रिवीजन करते रहिए। आपके पास रिवीजन के अलावा कोई बेहतर साधन नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। जबकि जिनका वीक है तो आपको परसेंटेज के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि आपके पास 50 से लेकर 70 दिन के अप्रॉक्स समय है। जो 50 दिन हम लोग मानते हैं, तो 50 दिन में आपका कॉन्सेप्ट सीखने में, कॉन्सेप्ट को तैयार करने में, किसी चीज़ को सीखने में आपको समय दे सकते हैं। किसी नए प्रश्न को ऊपर जहाँ पर आपको इश्यूज हैं, जहाँ पर आप वीक है, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देख लीजिए एक बार, ये जेई का है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहाँ से कितना प्रश्न पूछ रहा है ये चीज़ आप देख लीजिए। और सभी में नॉर्मल तौर पर हम प्रश्न के लेवल के ऊपर बात करें, चाहे एएलपी एग्जाम हो, ये एएलपी का है, चाहे आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव थे जो समय ले रहे थे, कुछ प्रश्न कुछ ही प्रश्न जो थे जो टाइम ले रहे थे। एएलपी के सीबीटी एग्जाम में जो पेपर आ रहे थे, यहाँ पर कुछ प्रश्न टाइम अच्छे खासे ले रहे थे बनाने में, सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आपको टाइम को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो यदि आप मैथ की रणनीति तैयार करते हैं तो टॉपिक वाइज काम कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। यदि टॉपिक वाइज काम करते तो आपको मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप किसी एक टॉपिक के ऊपर को उठा लीजिए, जैसे आज नंबर सिस्टम के कुछ एक टॉपिक को उठा लीजिए, एक जैसे प्रश्न को उठा लीजिए, जो एक टाइप का प्रश्न होता है, उस टाइप का प्रश्न को उठाइए और हर जगह से, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर यानी क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या चाहे घटना चक्र हो, जिसी भी किसी भी पब्लिकेशन, और साथ में आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं या जो भी पब्लिकेशन का आप बुक पढ़ते हैं, चाहे विद्याग्रह पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं उस बुक को आप रख लीजिए। क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए और साथ में आप जिस बुक को पढ़ते हैं उसको सॉल्व कीजिए। टॉपिक वाइज जिस टाइप का प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको बार बार बनाइए। एक बेहतर रणनीति होगा यदि आप उस सेगमेंट में वीक हैं, इससे आप मजबूत कर सकते हैं। जैसे आप एक बड़े टारगेट आप फिक्स कर लेते हैं, मुझे बड़ा टारगेट फिक्स कर ली, तो उस स्थिति में आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपने टारगेट के ऊपर। छोटे छोटे आप स्टेप जब तक नहीं बढ़ाते हैं, छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बड़े स्टेप पर डायरेक्ट फिक्स कर लीजिएगा कि हम आज से मुझे नंबर सिस्टम के सारे प्रश्न को देख लेना है, तो ये असंभव है, क्योंकि आप यहाँ पर वीक हैं, आप यहाँ पर कमज़ोर हैं। जब आपका मजबूत होता है तो आप आसानी से एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। आप 1000 प्रश्न को रिवीजन, 1000 तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और 200 से लेकर 300 के बीच में आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। पूरे दिन कोई नहीं पढ़ पाता। तो उम्मीद करते हैं मैथ का जो रणनीति होगा आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। यदि आप वीक हैं तो टॉपिक वाइज कीजिए, टाइप वाइज कीजिए, जिस टाइप का प्रश्न सॉल्व करें उसी टाइप से क्वेश्चन बैंक में भी सॉल्व कीजिए, अब यहाँ पर भी सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक सप्ताह में 3 से 4 के बीच में प्रैक्टिस सेट लगाए, और उससे रिलेटेड यदि जहाँ पर दिक्कत होता है प्रैक्टिस सेट करने में, उसे नोट डाउन करते रहिए और उसके ऊपर स्पेशली समय दीजिए कि यहाँ पर मेरा दिक्कत हो रहा है। जैसे मान लेते हैं आप सॉल्व कर रहे हैं, अभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई में दिक्कत हो रही है, तो आपको सीआई को उठाइए, जहाँ पर दिक्कत हो रहा है, जिस टाइप के प्रश्न के ऊपर दिक्कत हो रहा है उसे नोट डाउन कीजिए, उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो देखिए या अपने दोस्तों से राय लीजिए उसके ऊपर। यदि आप उनका सीआई क्लियर है तो उनसे बात कीजिए कि सीआई के ऊपर थोड़ा सा आप 1-2 घंटा मेरा हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बात करके आप सीआई के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको रणनीति तैयार करनी होगी। बिना रणनीति के आप चाहें आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को निकालना असंभव है, नामुमकिन है, आप नहीं कर पाएंगे। आपका कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों ना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्कोर करते हैं वो बहुत बेहतर कैंडिडेट होते हैं जो 80-90 के आसपास स्कोर करके आते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 80-90 के आसपास लोग आसानी से स्कोर करते हैं, जो कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत कम है। जब सीट कम है तो यहाँ पर स्कोर तो आपको करना होगा। स्कोर के लिए अब भी से मेहनत करना होगा। आपके पास एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गया कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम थोड़ा सा डिले होने जा रहा है। अब डिले होने जा रहा है तो आपके पास समय भी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर रीजनिंग के ऊपर भी आप एक बार देख लीजिए। यदि रीजनिंग के ओवरव्यू बात करें जे एग्जाम में, तो कुछ प्रश्न के ऊपर लोग टाइम दे रहे थे। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न मॉडरेट लेवल के आ रहे थे, मध्यम लेवल के आ रहे थे, इस पर समय लग रहा था। तो आप कोशिश कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न 2 प्रश्न थे, 2 से लेकर 5 के बीच में प्रश्न पूछे जा रहे थे, 2, 3 कभी 4, पर
ओवरऑल बात करें तो 2 से लेकर 3-4 के बीच में ही थे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। तो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद बात करें मॉडरेट लेवल के डायरेक्शन के ऊपर भी जो पेपर आ रहे थे जेई के एग्जाम में, तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे, आसान नहीं थे कि जो आप आसानी से गए और नॉर्थ जाना, वो ईस्ट जाना, 10 मीटर, सॉरी 10 किलोमीटर सौ जाना, डायरेक्शन निकालनी, इस तरह के प्रश्न नहीं थे। पर यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा था, तो आपको डायरेक्शन के ऊपर भी मेहनत करना है। इसके बाद बात करें ऑड एंड आउट के ऊपर भी मेहनत करनी होगी आपको, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी मेहनत आपको करना होगा। इन सारे टॉपिक ऊपर जहाँ पर आप वीक है, आप यहाँ पर रीजनिंग के ऊपर भी आप जानते हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, रीजनिंग का। उसके पहले हम लोग को एएलपी के भी देख लेना चाहिए। एएलपी में भी आप देख लीजिए स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपको मेहनत करनी होगी। स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन 4 से 5, तो यहाँ पर एएलपी एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ मेहनत करना है, क्योंकि टीसीएस ऑर्गेनाइज कर रही है। जे के एग्जाम टीसीएस ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो इस वजह से वहाँ पर से स्टेटमेंट से प्रश्न नहीं थे, जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट से प्रश्न रहने जा रहा। टीसीएस एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ब्लड रिलेशन है, नॉन वर्बल इमेज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इक्वलिटी से प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट से, तो सीटिंग अरेंजमेंट हर जगह पर बात करें तो यहाँ मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे, जो आपको समय ले ही रहा था। तो इस तरह के, और यदि स्टेटमेंट कंक्लूजन से बात करें तो यहाँ पर लेवल अच्छे खासे प्रश्न थे। यदि आरपीएफ, ये आरपीएफ एसआई के एग्जाम में थे, जबकि बात करें आरआरबी एएलपी में, तो आरआरबी एएलपी में भी 4 से 5 प्रश्न थे। अब यहाँ पर भी मॉडरेट और टफ लेवल के पेपर थे। एएलपी से स्टेज 2 में मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। यहाँ पर लोगों को समय लग रहे थे, गलत हो रहे थे प्रश्न, और अच्छे खासी आप जितना भी बनाकर है, एक 4 से 5 में से एक सही हो रहे थे, एक तरह से कहें तुक्का लग रहे थे। तो ये सीटिंग अरेंज, सॉरी, स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको अच्छे से मेहनत करने होंगे। आप एक स्पेशली कोई बुक ले लीजिए या कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप आसानी से यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन हो गए, नॉन वर्बल हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, इक्वलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर ही सिर्फ एक प्रश्न पूछे गए थे एलपी एग्जाम में, तो हो सकता है कि आपका एनटीपीसी एग्जाम में 1 से लेकर 2 के जितना कम प्रश्न रहता है सीटिंग अरेंजमेंट से, तो वही बेहतर रहता, यही बेहतर है, क्योंकि आपका समय बहुत कम बर्बाद होगा सीटिंग अरेंजमेंट से। यदि प्रश्न पूछ दिया गया तो आपका समय बर्बादी बहुत कम हो जाएंगे, जो समय किसी और प्रश्न के ऊपर आप दे देते हैं। भगवान से मनाइए कि सीटिंग अरेंजमेंट से यदि प्रश्न रहते हैं तो सिर्फ एक प्रश्न रहे या 2 प्रश्न रहे, इससे ज़्यादा ना रहे, एक प्रश्न बहुत काफ़ी होता है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो जनरल अवेयरनेस आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर बात करें, हिस्ट्री को आप इग्नोर करते हैं, आपका पहले से आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा है, लुसेंट को 1-2 बार पढ़ा, तो आप इग्नोर पूरी तरह से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम, आप आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस एग्जाम में भी ले लीजिए, तो वहाँ से हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। यदि अपवाद में 1-2 प्रश्न पूछ दिए गए थे, तो नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे गए थे प्रश्न, हिस्ट्री से, इतिहास से प्रश्न ही नहीं पूछे गए थे। यदि मेहनत आप करते हैं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर मेहनत कीजिए, हिस्ट्री का आप प्लान स्ट्रेटजी आप रणनीति रखते तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को आप फॉलो कीजिए। अब थोड़ा बहुत आप सभी लोग जानते हैं अकबर के पिता का नाम क्या था, अकबर ने क्या क्या काम किया, ये जो फेमस नाम है, चाहे जला आप ले लें, हुमायूं के नाम ले लें, जहांगीर के नाम ले लें, या औरंगजेब का कार्यकाल ले लें, या आप चाहे बलबन के कार्यकाल ले लें, या क्या नाम है उनका, खिलजी का नाम ले ले, तो इनमें से आप सभी लोग का बेसिक चीज जानते हैं। जो भी प्रश्न आएंगे हिस्ट्री से बेसिक लेवल का आएगा, पर जो मॉडर्न से होगा, यानी 1756 से लेकर 65 से लेकर 1765 से लेकर वर्तमान 2000 अभी तक, क्योंकि यदि बात करें 5 वर्षीय योजना भी एक तरह से हिस्ट्री भी हो गए, जो पुरानी 5 वर्षीय योजना उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल, इससे पहले के उसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक हिस्ट्री ही है। चाहे आप 90 के पहले तक आपको ध्यान देना है, 90s के पहले तक आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जो भी कोशिश कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कोशिश कीजिए, फ्रीडम जब स्वतंत्रता संग्राम तो उस समय की कोशिश कीजिए, और उसके आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद के ऊपर भी कुछ चीज़ों के ऊपर कोशिश कीजिए, प्रधानमंत्री के ऊपर और रेल मंत्री के ऊपर, इस तरह के नाम सिर्फ पूछे जाएंगे, नाम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं रहने जा रहा है।
नाम हो सकते हैं, कुछ प्रमुख उनका कार्य हो सकता है, या उस एरा में तो कुछ संशोधन के ऊपर आ सकते हैं प्रश्न। तो यदि हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो सिर्फ इतना ही देखना है, मॉडर्न के ऊपर फोकस करना है। या प्रश्न यहाँ से जो भी पूछे जा रहे हैं इजी लेवल के बहुत आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप नहीं भी पढ़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप थोड़ा बहुत भी आप तैयारी करते तो आपको पता होगा हिस्ट्री के बेसिक चीज़ें। अब बात करें, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, किसी भी एग्जाम ले लें 1 से लेकर 3 के बीच में रह रहे हैं, एक प्रश्न कभी कभी 2 कभी 3, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत आसान है। जैसे आरआरबी जेई की बात करें, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी किसका द्वितीय राजधानी या प्रशासनिक किस, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो आरआरबी जेई की एग्जाम में तो बहुत आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी भी जो है फैक्चुअल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल डेटा पूछे जा रहे हैं। कुछ आपका चाहे जो भी हो फैक्चुअल चीज़ें, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर लूसेंट या रिमाइंडर ले सकते हैं। लूसेंट, पहले लूसेंट आपको कवर करनी चाहिए, रिमाइंडर को आप रिमाइंडर आपने रखा तो एग्जाम के 1 मंथ पहले सिर्फ पढ़िए, लूसेंट को पढ़ना बंद कर दीजिए। लूसेंट की जगह रिमाइंडर का आप कीजिए, वहां से आपका 2 चीज़ क्लियर हो जाए, आपने जो पढ़ा है कितना याद है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। वहां पर एक सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट होता है, जो आपको हेल्प करता है कि आपने जो लूसेंट पढ़ा तो उससे कितना आपने गेन किया, कितना आपके पास याद है। तो रिमाइंडर को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इजी लेवल के प्रश्न थे, ठीक है। पॉलिटी से भी प्रश्न इजी लेवल के थे, तो यहाँ पर भी आप नॉर्मल तौर पर लूसेंट के अलावा कुछ नहीं करना। यदि आर्टिकल के ऊपर थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा। उसके बाद बात करें अमेंडमेंट के ऊपर, संशोधन के ऊपर। इसके बाद करें पंचायती राज, नगर निगम के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, संसद के ऊपर, और साथ में यदि 1-2 चीज़ और ले लेते हैं तो आप राज्यपाल और किसी भी स्टेट का विधानसभा और विधान परिषद के ऊपर आप देख सकते हैं। राज्यसभा के ऊपर थोड़े बहुत आप देख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा आप कवर करने की कोशिश ना करें, बाकी चीज़ें जो चीज़ें छोड़ दीजिए। आपके पास समय बहुत है किसी और चीज़ के ऊपर मेहनत करने के लिए, किसी और चीज़ के ऊपर मेहनत करें। यदि हम एएलपी के एग्ज़ाम लें, आरपीएफ एएसआई में ही एक थोड़ा सा लेवल था, यहाँ से प्रश्न आरपीएफ एएसआई में 5 से 6, 8 से 10 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे थे, जबकि एएलपी में भी नहीं पूछे जा रहे। तो एएलपी आरपीएफ एएसआई को देखें तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको मेहनत करना पड़े, पर आरपीएफ एएसआई का पेपर अलग थे, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस की संख्या बहुत अलग थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको जनरल अवेयरनेस पर पॉलिटिक्स से नॉर्मल प्रश्न पूछा है। तो लूसेंट काफ़ी है, लूसेंट से ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद जब एग्जाम का 1 मंथ बचे, रिवाइंडर से आप रिवीजन कर लें तो बहुत सफिशिएंट रहेगा। प्रैक्टिस सेट आप करते रहें, जो प्रैक्टिस सेट आपका आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका कितना याद रह रहा है, ये चीज़ आपका क्लियर तय करता रहेगा। प्रैक्टिस सेट से भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होते रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे गए हैं अभी तक, चाहे एलपी के एग्ज़ाम में हो, चाहे आप बात कर लें आरपीएफ एएसआई के एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछे गए। तो आप जो लूसेंट का कंप्यूटर सेगमेंट है उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करें करंट इवेंट, तो करंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न आ रहा है इजी लेवल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2017 2018 से पुराने करंट अफेयर सिर्फ 1 से 2 रह रहे हैं। मैक्सिमम जो प्रश्न है हाल फिलहाल के रह रहे हैं, 3 से 4 मंथ के, 4 से 5 मंथ के अंदर के रह रहे हैं, इससे ज़्यादा पुराना नहीं रह रहा है। तो आप स्टार्टिंग के जो न्यू है 3 से 5 मंथ के बीच में, यानी कोशिश कीजिए एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़िए, और एग्ज़ाम और उसके पहले जो 5 मंथ से पहले हैं उनको थोड़े थोड़े चीज़ों को यूट्यूब के माध्यम से या किसी पीडीएफ के माध्यम से सिर्फ देखते रहें, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि करंट अफेयर्स में बात करें तो यहाँ पर बुक्स के ऊपर देख सकते हैं, बुक्स ऑथर के ऊपर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक्स के ऊपर देखते हैं अपॉइंटमेंट, जो नेशनल या इंटरनेशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो पद है उनके ऊपर, जैसे नीति आयोग हो गए, या आप ये असंवैधानिक पद है, जबकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, जज हो गए, या इस तरह की चीज़ों के ऊपर, चाहे आप बात कर लें चुनाव आयोग के आयुक्त के नाम, चाहे आप ले लें
तो इस तरह के नाम इसरो का अभी अध्यक्ष कौन है, इस तरह के नाम को आप ध्यान रखना, वर्तमान में जो है उनके नाम को ध्यान रखना होगा। उसके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें, जितने भी संगठन है, चाहे यूएन के नए अध्यक्ष के इस तरह के प्रश्न यदि आते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर यदि कुछ बनते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। उसके बाद बात करें इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड भी आपको देखना चाहिए, करंट जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर। स्पोर्ट्स के कुछ पर, जैसे वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड यदि कुछ निकल कर आता है, कुछ बड़ा न्यूज़ निकल कर आता है, कुछ ट्रेडिंग आता है, तो उसके ऊपर भी आपको देखना चाहिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट बॉल पर फर्स्ट विकेट लिया, तो रेलवे एग्जाम इस तरह के प्रश्न में पूछे जाते हैं प्रश्न। फर्स्ट बॉल पर फर्स्ट इंडिया का कौन से बॉलर हैं जो फर्स्ट बॉल पर फर्स्ट विकेट लिया है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात करें जो भी साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे देश में, साइंस एंड टेक, चाहे इसरो का जो भी इवेंट्स घट रहे हैं, चाहे चंद्रयान हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चाहे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका कार्य प्रणाली क्या, उसका कार्य किस लिए लॉन्च किए गए, उसका इस तरह की चीज़ों के ऊपर अब कब लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क, जितने भी हमारे देश के पड़ोसी मुल्क हैं, उनके रिलेटेड भी आपको देखने होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ चल रहे हैं जो भारत से कनेक्टेड हो, उस तरह के प्रश्न। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी कुछ करंट में न्यूज़ है बने हुए हैं, कुछ ट्रेडिंग न्यूज बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको देखना चाहिए। पंचवर्षीय योजना हो, चाहे आपका बजट हो, बजट के ऊपर भी आपको प्रश्न देखना होगा। तो जिनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनकर निकलते हैं, उन सभी प्रश्न के ऊपर फोकस करनी होगी। यहाँ से करंट इवेंट्स बन सकते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यही जो कुछ हम लोग ने बात किया, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यहीं से भी प्रश्न बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। और थोड़ा सा अभी हाल में चुनाव हुआ है, तो चुनाव में जो हमारे जो प्रमुख कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके चुनावी क्षेत्र कौन सी है, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। उनका चुनावी क्षेत्र सभी लोग जानते हैं, कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बने हैं ये सभी लोग जानते हैं, जबकि चुनावी क्षेत्र उनके कौन सा चुनावी क्षेत्र में आते हैं ये नहीं जानते। तो इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। रेलवे इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न इस तरह के, थोड़ा सा यदि टफ पेपर बदला जाए लेवल, तो पेपर का लेवल बदलने के लिए इस तरह के नए नए चीज़ें किए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको देखना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको रणनीति बनाने, आपको रणनीति तैयार करने में बहुत हेल्प मिलेंगे। यदि आप सच में हेल्प मिला है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगते हैं बनाने में, उस पर वर्क करना पड़ता है, सभी पेपर को एनालाइज करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं RRB JEE के जितने भी पेपर में अभी तक हुए, सभी पेपर को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो आप सभी को मिले। RRB ALP के कुछ पेपर का एनालाइज किया था, बाकी सभी 4 से या 5 3 पेपर शिफ्ट में हुए थे, सिर्फ 2 शिफ्ट को मैंने एनालाइज किया था। RPF के भी मैथ्स सिर्फ 3 पेपर को एनालाइज किया, तो उसके बाद आप सभी को मैंने बताया। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।